वेलकम टू साइंस टीचिंग। जैसा कि हम पहली वीडियो में फसल उत्पादन एवं प्रबंध को पढ़ रहे थे, तो इसी में क्या है, जो कृषि पद्धतियां हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना, दूसरा पढ़ा था बुआई करना, अब तीसरा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक वो होते हैं जो मिट्टी को पोषक स्तर को बढ़ाते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। भूजो कह रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, ये सोचने की बात है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा जब फसल एक के बाद एक उगाई जा रही है, तो मिट्टी के जो पोषक स्तर हैं वो कम हो जाते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना। जब फसल में जो भी पौधे हैं उनको खाद दी जाती है तो उस प्रक्रम को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद देना। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर पौधों में खाद नहीं दी जाए तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है, एक जैविक पदार्थ जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त किया जाए, जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग होता है केंचुओं द्वारा खाद को तैयार करना। अब देखिए क्रियाकलाप देख लेते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। क्या है? मूंग और चने के बीज लीजिए और उन्हें अंकुरित करना है। अंकुरित करना होता है कि बीजों में से पौधे, छोटे छोटे पौधे निकल आना। अब क्या है, एक ही आकार के 3 कोई भी नवोदित ले लिए। अब 3 ग्लास अथवा एक ही पात्र, ऐसे ही पात्र लीजिए। कोई भी एक जैसे 3 पात्र लेने हैं, उनको हम नाम दे देते हैं या निशान लगा देते हैं ABC। अब उसमें से ए में क्या है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलानी है। ग्लास बी में समान मात्रा में मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। ग्लास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद इसकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये क्रियाकलाप आपको करना है, उसके बाद इसमें देखना क्या होता है। क्या तीनों गिलास के पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जिन्हें फैक्ट्रियों में केमिकल की मदद से, रसायनों की मदद से बनाते हैं, जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। जिसमें क्या है, जो भी विशेष पोषक हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक और खाद कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। जैसा कि ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ कुछ ना कुछ तो हानिकारक होगा, तो क्या है, जल प्रदूषण का कारण बन गया है। अतः मिट्टी का उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद जो जीवित वस्तुओं से बन रही है, जो क्या है, पशु अपशिष्ट और पौधे अपशिष्ट से बनती है। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। जब कोई एक फसल उगाई जाए उसके बाद दूसरी फसल कुछ समय के बाद उगाई जाए, जिससे क्या है, मिट्टी की उपजाऊ अपने आप से बढ़ सके।
खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। क्या है, इसी को बोलते हैं फसल चक्रण। क्या है, पहली ऋतु में एक फसल उगाई जाए और दूसरी ऋतु में दूसरी फसल उगाई जाए। तो क्या है, उससे जो दूसरी फसल है वो ऐसी हो जो मिट्टी को उसकी जो पोषक तत्व की कमी हुई थी उसको पूरा कर दे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। किसानों की इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस पौधों में की जड़ों में पाया जाता है। ये है हवा में से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरियम। अब देखेंगे उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। देखिए, उर्वरक क्या है, हमने पढ़ा था मानव निर्मित, जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जो रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। तो आप बता सकते हो उर्वरक क्या है और खाद क्या है। तो पहले क्या है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अपशिष्ट से विघटन से प्राप्त हुआ है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में, और खाद का कहाँ बनाई जाती है, खेतों में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, मिट्टी में नमी नहीं रह पाती। खाद से मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान हो जाता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। उर्वरक में क्या क्या पोषक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक की तुलना में खाद में कम पोषक होते हैं। अब क्या है, खाद के लाभ। जैसा कि क्या है, खाद है जैविक पदार्थ है। जैविक क्या है, वो अच्छी मानी जाती है। इससे मिट्टी की जल धारणा है वो बढ़ जाती है। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जो खाद है उसके कारण मिट्टी पोली हो जाती है, जिससे गैसों का विनिमय अच्छा से हो पाएगा और उससे क्या है, वो विनिमय सरलता से हो जाता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। जो मिट्टी का गठन होता है उसमें अच्छे हो जाती है। अब हमने यहाँ पर खाद एवं उर्वरक पढ़ लिया है। अब है इसके बाद सिंचाई। जब फसल में खाद डल गई, बुआई हो गई, बुआई के बाद खाद डल गई, उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई मतलब पानी देना। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवों को जल की आवश्यकता है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। क्या है, पौधे की जड़ों का क्या है, जल का, पौधे अपनी जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं, जल को सोखते हैं। जब वो पानी को सोखते हैं उसके साथ साथ क्या है, खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता रहता है, उनको भी अपने साथ सोख लेते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं किया जा सकता। शुष्क मतलब सूखी। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जो जल है उसका क्या है, उसमें घुले हुए पोषक तत्व हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, उनका पूरे पौधे के अंदर घूमन होता है, स्थानांतरण होता है।
यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। जो मिट्टी की नमी है, मिट्टी को गीला रखने के लिए खेत में क्या है, नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। समय समय पर खेतों में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई। सिंचाई का समय एक परंपरागत फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। कुछ फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। गर्मी में पानी देने की परंपरागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। गर्मी में जैसा सबको पता है पानी ज़्यादा सोखता है, तो क्या गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों में से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो क्या है, क्यों है ये? आंसर इसी में ही है। मिट्टी क्या है, मिट्टी और पत्ती से जल वाष्प हो जाता है। पानी ऊपर हवा में वाष्प की तरह वाष्प हो जाता है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूखे और मर गए थे। क्या है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण पानी वाष्पीकरण के थ्रू ऊपर चला जाता है और क्या है, मिट्टी में सूखा हो जाता है। अब देखिए सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ से सिंचाई की जा सकती है? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ये सब क्या हैं, जल के स्रोत। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ऐसे कौन पारंपरिक तरीके जो पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब के नहीं है, पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो क्या है, देखिए कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। सभी जगह पर क्या है, अलग अलग होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या है, मवेशी पालतू पशु और क्या मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। क्या है, पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। विभिन्न पारंपरिक तरह के भिन्न है। जैसे मोट हो गया, आप देख रहे हो इस वाले में क्या है, मटके की सहायता से पानी को लिया जा रहा है और उस पानी को रास्ता बनाकर क्या है, फसलों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये। इसके बाद क्या है, चैन पंप। पंप में चैन लगाकर उस पंप से क्या है, पानी को खींचा जा रहा है और जी क्या नीचे एक पाइप लगा दिया गया है। उससे क्या है, जहाँ वो पानी पहुंचाना है वो पानी जा रहा है। उसके बाद देखिए ढेकली। ढेकली क्या है, पानी को किसी भी टुकड़े, लकड़ी के बड़े टुकड़े को भारी भारी वजन से बांध दिया गया और उसी की सहायता से पानी को खींचा जा रहा है। उसके बाद वो पानी फसलों में लगाया जा रहा है, जैसे यहाँ देखिए। उसके बाद है रहट। ये क्या है, उत्तोलक तंत्र। इसमें क्या है, बैल को बांधा जा रहा है। बैल आगे घूम घूम कर क्या है, मोटर को ये घुमा रहा है जिसके कारण पानी आ रहा है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब क्या है, जल को खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जा रहा है और पंप के लिए क्या है, पंप ऐसे ही नहीं चल जाएगा, कैसे चलेगा, डीजल होगा, बायोगैस हो सकते हैं, विद्युत, बिजली एवं सौर ऊर्जा, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। देखिए अब आधुनिक विधियाँ जो अब इस्तेमाल में ली जा रही हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा जल का उपयोग मितव्ययता व्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है चित्र में क्या है, इसमें एक मशीन लगाई गई है और उस मशीन को क्या अलग अलग जोड़ दिया गया है पाइपों से और वो फव्वारे की तरह क्या है, यहाँ पर ये पानी दे रहे हैं फसलों को। देखिए यहाँ पर ये मशीन लगा दी गई है, इसको क्या है अलग अलग फव्वारे के जैसे पाइपों से जोड़ दिया गया है और वो क्या है पानी को फसल दे रहे हैं, फसल को
पानी दे रहे हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जो असमतल ना हो, क्या है, पानी का ढलकाव ना हो, कहीं पानी रुक जाए, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, और असमतल भूमि पर क्या है, जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उद्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही, जैसे फव्वारे में से पानी आता है, ऐसे इसमें से आता है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सॉरी। ड्रिप तंत्र, अब दूसरा क्या है, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। एक एक बूंद बूंद करके सीधे पानी कहाँ है, पौधों की जड़ों में जा रहा है। ये ड्रिप तंत्र कहाँ पर होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पानी कम होता है। इसे क्या कहते हैं, बूंद बूंद कर पानी गिरना, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होती है, खरपतवार वो है जो फसल के साथ अनचाहे पौधे हो जाते हैं, जिनकी कोई चाहत नहीं है, वो वैसे ही उग गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार। अब उन खरपतवारों से सुरक्षा कैसे की जाए। बूझे एवं पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। तो क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। खेतों में कई अन्य अनवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। क्या है, अनवांछित पौधे अपने आप से ही फसल के साथ लग जाते हैं। इस अनवांछित पौधों को ही क्या बोलते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। जब खरपतवारों को हटाना हो जो उनको उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अब जब कोई पौधा साथ में उग रहा है तो वो पानी भी लेगा, पोषक तत्वों को भी लेगा, प्रकाश भी लेगा, तो इस सब के साथ स्पर्धा करते हैं, इसलिए उनको हटाना आवश्यक है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डाल देते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले होते हैं। कुछ खरपतवार क्या है, जब कटाई होती है पौधों की तो उसमें भी बाधा बनते हैं, और कुछ खरपतवार विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। जब वो खेतों को जोतता है, मिट्टी को उलटता पलटता है, तो उससे क्या है, जो खरपतवार हैं वो उखड़ जाते हैं, हट जाते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। जब वो खरपतवार पौधा है उसके पुष्पन, जब वो फूल बनता है और उसमें बीज बनता है, उससे पहले ही हटा दिया जाए तो उसका समय सबसे अच्छा होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। या तो उसे जड़ समेत बाहर निकाल लो, या क्या है, जो भूमि के निकट है कतई बिल्कुल धरती से छिपकर उसे काट दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी। ऐसे रसायन जिन्हें खरपतवार हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे बोलते हैं खरपतवार नाशी।
खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, क्या है, स्प्रिंकलर की हेल्प से, फुहारे की मदद से क्या है, खेतों में छिड़काव किया जा रहा है। इसका क्या है, जो पौधे हैं, जो फसल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले की खरपतवारनाशी को छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि खरपतवारनाशी क्या है, रासायनिक पदार्थ है, आपका रसायन है, उसमें केमिकल्स है, तो क्या है, जो किसान है उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब खरपतवारनाशी हटा दी गई है, उसके बाद क्या रह गया, कटाई। जब फसल पूरी तरह से बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या है, फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई। जब फसल पक जाती है तो उसे क्या है, उसको काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धरातल जमीन के पास से एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देखिए, ये होती है दरांती, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या है, मशीन है, ट्रैक्टर के पीछे लगी हो, ट्रैक्टर में होती है, हार्वेस्टर मशीन होती है जिससे क्या है, फसल को काटा जाता है। काटी गई फसल से बीजे दानों को एवं भूसों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन की सहायता से किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग करते हैं, उसको बोलते हैं विनोइंग। ये सभी याद रखना, विनोइंग क्या है, जब किसान हाथों से अनाज के दानों को फटक फटक कर अलग करें, वो क्या है, विनोइंग। आप इसके बारे में कक्षा 6वीं में भी पढ़ चुके हैं। कटाई पर्व क्या है, 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम ध्वनों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती हैं। यह समय थोड़े आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत में सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नववर्ष एवं बिहू जुड़े हुए हैं। क्या है, फसल है, किसी मेहनत की गई है, किसान अपनी मेहनत का, जैसे वो मेहनत कर रहा है तो उसका क्या है, उसे रिजल्ट मिलता है, तो उसको क्या है, वो हर्षोल्लास से मनाता है, पर्व की तरह बनाता है। अब कटाई हो गई, कटाई के बाद क्या है, फसल का भंडारण होता है। फसल को एक सही जगह पर रखा जाता है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। क्या है, उसे अब जब एक अच्छी समय के लिए रखा जाए तो उसे क्या है, नमी, जो गीलापन है उससे दूर रखना होगा। कीट हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, चूहे हैं, और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो खराब होने एवं अथवा जीवों तथा आक्रमण से वे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जहाँ पर बीजों को
बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाए उसे क्या बोलते हैं? साइलो और भंडार गृह है, जिससे उनकी कीटों और जीवों से सुरक्षा हो सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों के अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज के पीड़ को एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। अब हमने फसल पढ़ लिया, अब है जंतुओं से भोजन। जो जीवित हैं उनसे भोजन कैसे मिल सकता है? तो क्या है? दूध है। दूध क्या है? हमें गाय भैंस बकरी से मिलता है ना। इसमें पहला तो आपको दिया हुआ है खाद्य पदार्थ दूध, और स्रोत क्या है? गाय भैंस बकरी ऊँटनी से। दूसरा क्या हो सकता है? मीट मांस होता है, वो क्या है? वो मिलता है, वो किससे मिलता है? मुर्गी से, बकरी से और भी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? शहद। शहद मिलता है। शहद किससे मिलता है? मधुमक्खी से। उसके बाद अंडे। अंडे किससे मिलते हैं? मुर्गियों से। तो इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराते हैं। जैसे कि क्या है? जो विभिन्न जंतु हैं वो भी क्या है? हमें खाने के लिए सामान देते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विविध चरण हैं: बीजों का चयन, बुवाई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब पशुओं को बड़े पैमाने पर रखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पशु पालन। क्या बोलते हैं? पशु पालन। यहीं पर आपका ये अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल।